हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में देखेंगे। इस थ्योरम की सहायता से हम किसी भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं थेवेनिन थ्योरम क्या होता है। इस चैप्टर में हम नेटवर्क थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं। नेटवर्क थ्योरम किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। इस चैप्टर में हम कुल 5 टाइप के थ्योरम्स देखेंगे: सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम और मिनिमम थ्योरम्स। इस सेशन में हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसका लिस्ट ये है। ये टॉपिक्स वीडियो में जिस टाइम पर शुरू होते हैं उस टाइम को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। प्रत्येक टॉपिक के सामने एक टाइम लिखा होगा जो ब्लू कलर का होगा। उसको जब आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप उस टॉपिक को फिर से देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम के अनुसार अगर इस तरीके का कोई सर्किट दिया रहा है, जैसे कि ऊपर वाले सर्किट में आप देख रहे हैं, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है और साइड में क्या है, लोड है। लोड मतलब आपका जो भी फैन लगाया हो, आप कोई बल्ब लगाया हो, वो लोड में आएगा। तो जो लोड के साथ में कोई सर्किट रहेगा उसको हम इस प्रकार से, नीचे जो दिख रहा है एक वोल्टेज सोर्स, सीरीज में क्या जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस, उससे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यही होता है थेवेनिन थ्योरम। आगे थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। थेवेनिन थ्योरम के अनुसार एक लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स VTH और एक रेजिस्टर RTS के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, और जहां पर जो VTH है उन दोनों टर्मिनल के सिरों पर ओपन सर्किट वोल्टेज है जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज बोलेंगे, और जो RTS है उन दोनों टर्मिनल के सिरों पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जब सर्किट के सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद कर दिया जाए, टर्न ऑफ कर दिया जाए, और जिस RTS है उसको हम कहेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो थेवेनिन थ्योरम है वो लीनियर टू टर्मिनल सर्किट पर अप्लाई होता है। तो ऐसे सर्किट जो लीनियर सर्किट होगा और जिसके आउटपुट में 2 टर्मिनल्स होंगे, तो थेवेनिन थ्योरम उसी पर अप्लाई होगा। और जो VTH है, जो आउटपुट में 2 टर्मिनल्स रहेंगे, उसके क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। उन दोनों टर्मिनल्स को हम ओपन सर्किट कर देंगे और वोल्टेज को मेज़र करेंगे, तो जो वोल्टेज आएगी वही क्या होगी, हमारी VTH थेवेनिन वोल्टेज होगी। और जो RTH है, जो आउटपुट में 2 टर्मिनल्स रहेंगे, उस पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। कब होगा, जब सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज रहेंगे उसको टर्न ऑफ कर देंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, जितने भी करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट कर देंगे, और ऐसा करके हम जो रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे आउटपुट के दोनों टर्मिनल्स पे, तो जितनी भी रेजिस्टेंस आएगी वही क्या होगी, हमारी RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं A और B के बीच में लोड कनेक्टेड है, और इस साइड जो सर्किट है वो क्या है, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है। इस लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को हमने रिप्लेस कर लिया है। रिप्लेस करके हम नीचे देख रहे हैं, जो नीचे जो सर्किट दिख रहा है उसमें VTH है और RTH है, जिसमें से VTH को हम कह रहे हैं थेवेनिन वोल्टेज, और जो RTH है उसको क्या कह रहे हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस। और इस प्रकार रिप्लेस करने के बाद जो सर्किट बनता है उसको हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। जो हमने VTH, RTH और लोड के साथ में जो सर्किट बनाया है उसी को क्या कहेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। किसी भी 2 सर्किट को हम इक्विवेलेंट तभी कहते हैं जब उसका आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो V और I है ऊपर वाले सर्किट में, और जो नीचे वाले सर्किट में V और I है, इसकी वैल्यू जब एक ही आएगी तो हम इन दोनों सर्किट को इक्विवेलेंट कहेंगे। तो ठीक है, ये दोनों सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या है, जो V और I है दोनों सर्किट में क्या है, सेम है। अब देखते हैं हमें जो भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट प्राप्त होगा उसमें हम VTH थेवेनिन वोल्टेज का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट दिया रहेगा उसके साथ में जो लोड कनेक्टेड रहेगा, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं A और B के बीच में लोड कनेक्टेड है, तो VTH की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो A और B के बीच में जो लोड कनेक्टेड है उसको रिमूव करके हम उसको ओपन सर्किट कर देंगे। जैसा कि नीचे वाले सर्किट में देख सकते हैं, A और B के बीच में जो लोड था उसको रिमूव करके ओपन कर दिया गया है। अब क्या करेंगे, हम मेश एनालिसिस लगाएंगे। जो लीनियर टू टर्मिनल सर्किट दिया रहेगा वहाँ पर कोई सर्किट रहेगा, उसमें हम मेश एनालिसिस लगाएंगे या फिर नोडल एनालिसिस लगाएंगे, या फिर कोई भी दूसरा मेथड जो आपको अच्छा लगता है उसको अप्लाई करके आप जो A और B के बीच में यहाँ पर जो VOC दिख रहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे।
और जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, VTH की वैल्यू होगी, थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू होगी। इसे हम आगे एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। अब देखते हैं जो लीनियर टू टर्मिनल सर्किट हमें दिया रहेगा उसमें जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है RTH, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए भी क्या करेंगे, जो A और B के बीच में जो लोड कनेक्टेड है उसको हम रिमूव करके क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। उसके बाद जो लीनियर टू टर्मिनल सर्किट रहेगा उसमें जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, टर्न ऑफ करेंगे। टर्न ऑफ करने का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज सोर्स रहेगा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे जिससे वो 0 वोल्ट हो जाएगा, और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स रहेगा उसको ओपन सर्किट कर देंगे जिससे वो 0 एम्पियर का करंट ट्रांसमिट करेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस रहेंगे उसको टर्न ऑफ करेंगे। उसके बाद जो A और B रहेगा उससे हम रेजिस्टेंस देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आर इन की वैल्यू देखेंगे। जो रेजिस्टेंस आएगी वहाँ पर वही क्या होगी, थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, RTH की वैल्यू होगी। RTH के कैलकुलेशन के समय दो कंडीशंस आ सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, जब जो सर्किट है लीनियर टू टर्मिनल सर्किट रहेगा उसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स ना हो, सारे सोर्सेज हो, केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो, उसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स ना हो। तो इस कंडीशन में थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को टर्न ऑफ कर देंगे और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन वाला जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उससे कैलकुलेट करेंगे, और जो रेजिस्टेंस A और B के क्रॉस आएगी वही क्या हो जाएगी, थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। केस 2 क्या है, जब जो लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है उसमें डिपेंडेंट सोर्स उपस्थित हो। अगर उसमें डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो RTH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो ओपन सर्किट A और B है उसके बीच में हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे जिसकी वैल्यू VG होगी, और उससे जो करंट फ्लो होगी A और B में वो B से A की ओर होगी जिसे हम IG कहेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मेश एनालिसिस लगाएंगे या फिर नोडल एनालिसिस लगाएंगे या फिर कोई दूसरा एनालिसिस जो आपको अच्छा लगता है उसको अप्लाई करेंगे, और जो VG/IG की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो VG/IG की वैल्यू जो आएगी वही क्या होगी, थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। इन दोनों केसेस पर हम एक एक एग्जांपल आगे देखते हैं कि हम कैसे VTH और RTH की वैल्यू उन केसेस वाले सर्किट के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये पहला एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट फॉर फॉलोइंग सर्किट अक्रॉस A और B। तो A और B के क्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट है, जो थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो यह केस 1 टाइप का सर्किट है। तो देखते हैं इसमें हम VTH और RTH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ VTH थेवेनिन वोल्टेज का कैलकुलेशन। VTH के कैलकुलेशन के लिए हम क्या किए हैं, जो A और B के क्रॉस जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड था RL उसको हमने रिमूव कर दिया है। अब जो रिमूव करने के बाद जो यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया है उसके क्रॉस हम VTH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि नोड A और नोड B क्या है, ओपन सर्किटेड है, तो जो नोड A पर वोल्टेज होगा वही जो यहाँ पर नोड C है वहाँ पर वोल्टेज होगा। क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस है उस पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो A और C का वोल्टेज सेम होगा, इसलिए C पर वोल्टेज भी क्या हो गया, VTH। अब नोड C पर नोडल एनालिसिस लगाते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो C है उसके बाहर की ओर सभी ब्रांचेस में करंट मान ले रहे हैं, इससे नोडल एनालिसिस लगाना आसान हो जाता है। अब जो नोडल एनालिसिस में मेथड बताया गया था, जो स्टेप्स बताए गए थे, उसको अप्लाई करके आप ये वाला इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको VTH थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू 40 वोल्ट प्राप्त होगी। यही क्या है, जो सर्किट हमें प्राप्त हुआ था उसके लिए थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ RTH। इस सर्किट के लिए थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो RTH के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो सर्किट हमें दिया गया है उसमें जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स, उसको टर्न ऑफ करेंगे और सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो रीड्रॉ करने के बाद सर्किट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब जो A और B जो ओपन सर्किट है उसके क्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला होता है और जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है उसको एक साथ अप्लाई करेंगे और जो ए और बी के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RTH उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें RTH की वैल्यू 5 ओम प्राप्त हो जाती है। यही इस सर्किट की थेवेनिन रेजिस्टेंस है। इस प्रकार से हमें VTH और RTH की वैल्यू प्राप्त हो गई है। VTH की वैल्यू 40 वोल्ट प्राप्त हुई है और RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम प्राप्त हुई है। इसको अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इस प्रकार से हमने जो सर्किट दिया गया था उसके लिए थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट किया। यह केस 1 टाइप का सर्किट था जिसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें डिपेंडेंट सोर्स होगा, तो उसमें हम VTH और RTH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। अब ये दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल में फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट फॉर फॉलोइंग सर्किट अक्रॉस A एंड B। ए और बी के क्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब इस सर्किट में हम देख रहे हैं यहाँ पर 2Vx करके है जो क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इसकी वैल्यू जो है जो 4 ओम रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है Vx उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम VTH और RTH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं VTH थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। VTH की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो A और B है उसके क्रॉस ओपन सर्किट कर देंगे और जो ओपन सर्किट करेंगे वहीं पर जो वोल्टेज आएगी वही क्या होगी, VTH की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नोड A है वो ओपन सर्किट है और नोड C है और नोड A है उसके बीच में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम रेजिस्टेंस। अब इससे तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, इस कारण से जो नोड A है और नोड C है इन दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा। तो नोड C पर जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, VTH होगा, थेवेनिन वोल्टेज के बराबर होगा। अब VTH की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सर्किट में या तो मेश एनालिसिस लगा सकते हैं या फिर नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस का उपयोग कर रहे हैं। तो नोडल एनालिसिस में क्या होता है, अगर दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड रहे तो वहाँ पर क्या बन जाता है, सुपर नोड बन जाता है। तो यहाँ पर भी D और C के बीच में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इस कारण से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सुपर नोड बनेगा और जो हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे वो सुपर नोड के लिए अप्लाई करेंगे। तो सुपर नोड जो नोड C और नोड D से बना है उस पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगा। हमने इसमें सहूलियत के लिए सभी करंट का डायरेक्शन नोड्स D और नोड C के आउटवर्ड बाहर की ओर माना है, जिससे हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, जिसे हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं। अब सुपर नोड के लिए भी हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा। यह नोड D और नोड C से बना है, तो इक्वेशन में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2Vx इक्वल टू VTH माइनस Vx। तो जहाँ पर 2Vx क्या है, जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 2 प्राप्त होगा। अब जो इक्वेशन 2 में जो मान प्राप्त हुआ है उसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें VTH की वैल्यू 20 वोल्ट प्राप्त होती है। यही क्या है, इस सर्किट के लिए थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH की वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ RTH की कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस रहेंगे, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, उसको टर्न ऑफ कर देंगे और टर्न ऑफ करके सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने के पश्चात सर्किट हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रही है। क्योंकि इस सर्किट में क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो जो A और B जहाँ पर ओपन सर्किट था वहाँ पर हम एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे VG और इससे जो करंट फ्लो हो रही होगी आउटवर्ड उसकी डायरेक्शन क्या होगी, B से A की ओर होगी। तो हम इसको भी अंकित कर चुके हैं इसमें। और जो RTH की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, VG डिवाइडेड बाय IG। इस सर्किट में ध्यान देंगे यहाँ पर जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था उसको हमने टर्न ऑफ नहीं किया है। तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे RTH की तो हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को टर्न ऑफ नहीं करेंगे, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट सोर्स है तो हम उसको टर्न ऑफ नहीं करेंगे। अब इस सर्किट से VG डिवाइडेड बाय IG की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम या तो मेश एनालिसिस का उपयोग करेंगे या फिर नोडल एनालिसिस का उपयोग करेंगे। हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस का उपयोग कर रहे हैं।
इसमें भी क्या है, जो नोड डी है और नोड सी है इसके बीच में वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इस कारण से यहाँ पर सुपर नोड बनेगा। नोड सी पर हम वोल्टेज मान ले रहे हैं वी और नोड डी पर वोल्टेज ऑलरेडी दिया हुआ है वी एक्स, तो हम यहाँ पर नोड डी पर वोल्टेज वी एक्स मान ले रहे हैं। अब क्या करते हैं, जो सुपर नोड है जो नोड सी और नोड डी से बना है वहाँ पर क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। सहूलियत के लिए हमने करंट का डायरेक्शन नोड डी और नोड सी के आउटवर्ड बाहर की ओर माना है, जिससे हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें इस प्रकार से इक्वेशन 1 प्राप्त होता है। अब जो सुपर नोड जो नोड डी और नोड सी से बना है उस पर भी इक्वेशन लिख लेते हैं, तो हमें इस प्रकार से एक इक्वेशन प्राप्त होगा, इक्वेशन 2। अब जो नोड सी और नोड ए के बीच में जो 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जो वी जी के साथ में डायरेक्टली सीरीज़ में कनेक्टेड है, उसके लिए जो आई जी का वैल्यू होगा उसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार से इक्वेशन 3 प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 2 के मान को समीकरण 3 में रखने पर हमें एक नया इक्वेशन वी एक्स का प्राप्त होगा, जिसे हम इक्वेशन 4 कहेंगे। अब समीकरण 1 में वी एक्स और वी सी का मान समीकरण 3 और 4 से रख देते हैं, तो हमें इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होता है। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें वी जी बाई आई जी की वैल्यू 6 ओम प्राप्त होती है। यही हमारा क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है, आर टी एच की वैल्यू है। तो इस प्रकार से जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें 6 ओम प्राप्त हो गई। इस प्रकार जो सर्किट हमें दिया गया था जिसमें एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, उसके लिए हमें थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट और थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम प्राप्त हो रही है। इसका अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो इस सेशन को आप समराइज़ कर लेते हैं। इस सेशन में हमने थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ा, जिसकी सहायता से कोई भी लीनियर 2 टर्मिनल सर्किट को कैसे एक वोल्टेज सोर्स जिसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस आरटीएच कनेक्टेड हो उससे रिप्लेस किया जा सकता है, जिसमें से जो वीटीएच होता था, जो 2 टर्मिनल होता था उसके बीच का ओपन सर्किट वोल्टेज होता था, जो आरटीएच होता था वो उन दोनों टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस होता था जब सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज टर्न ऑफ हो। उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच देखा, कैसे हम लीनियर 2 टर्मिनल सर्किट के लिए वीटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच देखा, थेवेनिन रेजिस्टेंस सर्किट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। आरटीएच के कैलकुलेशन के लिए हमने 2 केसेस देखे, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होता था, सर्किट में अगर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स उपस्थित नहीं होता था तो आरटीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, और केस 2 में जब डिपेंडेंट सोर्स होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने देखा। इन दोनों केसेस के लिए हमने एक एक एग्जांपल्स देखे, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2, और उसकी सहायता से हमने थेवेनिन थ्योरम को समझने का प्रयास किया। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।